हम सब अपनी जिंदगी में एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, खुशी। और इसके लिए हम क्या क्या नहीं करते। वो अगला प्रमोशन, बड़ी गाड़ी, बैंक में ज्यादा जीरो। हम सोचते हैं कि बस वो एक चीज मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो मंजिल कभी आती ही नहीं। कभी नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्या हो अगर हम खुशी को पूरी तरह गलत जगह तलाश रहे हो? ये शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब हजारों साल पुराने दर्शन और आज की कटिंग एज साइंस दोनों में छुपा है। अच्छा। असल में खुशी कोई चीज नहीं है जिसे हासिल किया जा सके। ये कोई खजाना नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। एक स्किल? मतलब इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है? बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो सार्थक हो, संतुलित हो और जिसमें उतार चढ़ाव के बावजूद एक गहरी संतुष्टि हो। तो मतलब खुशी को चेस करना बंद करके उसे बनाना सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। आज हम समझेंगे कि खुशी का विज्ञान क्या कहता है, ये असल में है क्या, हमारी कौन सी आदतें इसे बनाती या बिगाड़ती हैं, और सबसे जरूरी, उम्र के अलग अलग पड़ावों पर इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से। हमारे समाज ने हमें खुशी के 4 टारगेट दिए हैं: पैसा, पावर, प्लेजर यानी सुख, और प्रसिद्धि। हाँ। हमें लगता है कि अगर ये 4 चीजें मिल गईं तो लाइफ सेट है। बिल्कुल। इन्हें 4 झूठी मूर्तियां भी कहा गया है और ये कोई नई बात नहीं है। सेंट थॉमस एक्विनास ने सदियों पहले इनके बारे में लिखा था। झूठी इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रेडमिल की तरह है। आप जितना भी भाग लें, आप पहुंचते कहीं नहीं। आज प्रमोशन मिला, 2 हफ्ते खुशी रही, फिर नजर अगले प्रमोशन पर टिक जाती है। ये चीजें हमें कभी स्थायी संतुष्टि नहीं देती। तो अगर ये खुशी के झूठे वादे हैं, तो फिर असली खुशी किन चीजों से बनती है? आपने कहा था कि ये एक स्किल है, तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? विज्ञान कहता है कि असली खुशी 3 जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट से बनती है। जैसे खाने में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? हाँ। अच्छा। हाँ, ये 3 हैं: आनंद यानी एंजॉयमेंट, संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, और उद्देश्य यानी पर्पस। अगर ये तीनों आपकी जिंदगी में हैं, तो आप खुश हैं, भले ही आपका बैंक बैलेंस कुछ भी हो। एक मिनट, यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। आपने आनंद कहा, सुख नहीं। एंजॉयमेंट और प्लेजर, इसमें क्या फर्क है? ज्यादातर लोग तो इन्हें एक ही चीज समझते हैं। और यही एक बहुत बड़ी गलती है। सुख यानी प्लेजर एक क्षणिक एहसास है। ये अक्सर अकेले अनुभव किया जाता है। जैसे अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाना, अच्छा लगता है पर टिकता नहीं। लेकिन जब आप उसी सुख में लोगों को और यादों को जोड़ देते हैं, तो वो आनंद यानी एंजॉयमेंट बन जाता है। अच्छा, मतलब अकेले बैठकर आइसक्रीम खाना प्लेजर है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठकर वही आइसक्रीम खाना और हंसना मजाक करना, वो एंजॉयमेंट है। एकदम सही। या अकेले बैठकर एक बियर पीना प्लेजर हो सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ वही बियर पीना एक साझा अनुभव है, एक याद है, वो आनंद है। आनंद में हमेशा प्यार और यादें जुड़ी होती हैं, और यही चीज उसे गहरा और यादगार बनाती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ आनंद और संतुष्टि तो नहीं होती, दुख भी तो आता है, असफलताएं भी मिलती हैं। बिल्कुल। तो क्या एक खुशहाल इंसान कभी दुखी नहीं होता, या वो दुख को किसी अलग नजरिए से देखता है? ये एक और बहुत जरूरी बात है। खुशी का मतलब दुख का न होना बिल्कुल नहीं है। दुख जीवन का एक अनिवार्य और जरूरी हिस्सा है। जरूरी? हाँ, जरूरी। हमारी नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, दुख, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। ये सिग्नल हैं। अगर आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, तो आप चलती गाड़ी के सामने आ जाएंगे। तो दुख भी एक सिग्नल है। वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? दुख हमें बता रहा है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसे दबाने या उससे भागने के बजाय उसे सुनना जरूरी है। ओपरा विंफ्री की कहानी वो इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। उन्होंने अपनी फिल्म बिलवेड पर अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए थे, अपना सब कुछ झोंक दिया था। हाँ, मैंने सुना है। जब वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, तो वो एक गहरे डिप्रेशन में चली गई। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया। मैं सोच सकती हूँ कि वो कितना बड़ा झटका होगा, पूरी दुनिया के सामने आपकी सबसे बड़ी मेहनत को नाकामयाब होते देखना। बिल्कुल। लेकिन उस गहरे दुख के अनुभव ने उन्हें कुछ ऐसा सिखाया जो शायद उन्हें सफलता कभी नहीं सिखा पाती। उन्होंने सीखा कि अपने काम से भावनात्मक रूप से कैसे अलग हुआ जाए। अच्छा? उन्होंने अपने काम को दुनिया के लिए एक भेंट, एक ऑफरिंग के रूप में देखना शुरू किया। वो कहती हैं, आप अपना बेस्ट काम करते हैं
और फिर उसे दुनिया को सौंप देते हैं। उसका क्या होता है ये आपके हाथ में नहीं है। वाह। इस एक सोच ने उन्हें उस दर्द से बाहर निकाला और वो उस असफलता को लाखों लोगों के लिए एक सबक में बदल सकी। आपका दर्द भी एक उपहार बन सकता है। वाह, मतलब अगर बाहरी चीजें हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती और दुख भी जिंदगी का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि असली कंट्रोल हमारे अंदर है। हाँ यहीं पर शायद इमोशनल सेल्फ मैनेजमेंट का आइडिया आता है। हाँ, और इसके दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जिसे मनोवैज्ञानिक मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मेटाकॉग्निशन, ये तो बड़ा भारी शब्द है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अपनी सोच के बारे में सोचना, एक तरह से अपने दिमाग का सीसीटीवी कैमरा बनकर अपनी ही भावनाओं को दूर से देखना। अच्छा, मतलब आप गुस्सा महसूस करें, लेकिन आप सिर्फ गुस्से में बह नहीं रहे। आप देख रहे हैं, अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप अपनी भावना के दर्शक बन जाते हैं, ना कि उसका हिस्सा। बिल्कुल। और जैसे ही आप ये कर पाते हैं, भावना का आप पर कंट्रोल कम हो जाता है। आप उसे मैनेज कर सकते हैं। खुशी का एक प्रसिद्ध समीकरण भी है। हमारी खुशी बराबर होती है 50% हमारे जीन्स के। 50%? हाँ, 50% हमारे डीएनए में लिखा है कि हम पैदाइशी तौर पर कितने खुशमिजाज या गमगीन हैं। और बाकी 10 से 40% हमारी परिस्थितियां, और जो भी बचता है वो हैं हमारी आदतें। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारी नौकरी, हमारा शहर, अमीर होना या गरीब होना, उसका असर सिर्फ 10 से 40% है। ये तो बहुत कम है। हाँ, और वो असर भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। इंसान की एक खासियत होती है जिसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब हम किसी भी परिस्थिति के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आज लॉटरी लगी, 6 महीने बाद वो खुशी सामान्य हो जाएगी। आज ब्रेकअप हुआ, 6 महीने बाद वो दुख भी कम हो जाएगा। हम अपने बेसलाइन पर वापस आ जाते हैं। तो अगर जीन्स हम बदल नहीं सकते और परिस्थितियां ज्यादा मायने नहीं रखती, तो इसका मतलब है कि हमारी खुशी का पूरा रिमोट कंट्रोल हमारी आदतों के हाथ में है। बिल्कुल, यही वो हिस्सा है जो 100% हमारे कंट्रोल में है। हमारी आदतें तय करती हैं कि हम अपनी जेनेटिक बनावट और परिस्थितियों के बावजूद कितने खुश रह सकते हैं। चलिए, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, संतुष्टि। मिक जैगर का वो मशहूर गाना है, आई कांट गेट नो सेटिस्फैक्शन। ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं? क्योंकि हम संतुष्टि के गणित को ही नहीं समझते। इसका एक बहुत ही सरल फॉर्मूला है। क्या है? संतुष्टि बराबर है जो आपके पास है डिवाइडेड बाय जो आप चाहते हैं। सेटिस्फैक्शन इक्वल्स हैव्स डिवाइडेड बाय वांट्स। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम सब अपनी पूरी जिंदगी अंश यानी न्यूमरेटर जो हमारे पास है उसे बढ़ाने में लगा देते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, बड़ी कार। हाँ, जबकि असली ताकत तो हर यानी डिनोमिनेटर जो हम चाहते हैं उसे कंट्रोल करने में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर लोग हैव्स के पीछे भागते हैं, जो एक एंथीन दौड़ है। लेकिन जो लोग अपनी वांट्स को मैनेज करना सीख जाते हैं, वो बहुत कम चीजों में भी बहुत ज्यादा संतुष्ट रह सकते हैं। ये तो बौद्ध दर्शन का सार है। बिल्कुल, अपनी इच्छाओं का प्रबंधन करना। स्थायी संतुष्टि पाने का सबसे तेज रास्ता है कम चाहना। तो अगर हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारी आदतों के हाथ में है, तो सवाल ये उठता है कि हमें कौन सी आदतें बनानी चाहिए। वो कौन से निवेश हैं जो हमें रोज करने चाहिए ताकि हमारी जिंदगी ज्यादा खुशहाल हो। रिसर्च कहती है कि खुशहाल जीवन 4 स्तंभों यानी 4 पिलर्स पर टिका होता है। आप इसे अपना हैप्पीनेस पोर्टफोलियो समझ सकती हैं। हैप्पीनेस पोर्टफोलियो। हाँ, ये 4 पिलर्स हैं: परिवार, दोस्ती, सार्थक काम और आस्था। फैमिली, फ्रेंडशिप, वर्क एंड फेथ। और आपको हर रोज इन चारों में थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए, जैसे आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। मुझे ये पोर्टफोलियो वाली बात बहुत अच्छी लगी। लोग अक्सर सिर्फ एक ही चीज जैसे काम में अपना सब कुछ लगा देते हैं और फिर जब वहां कुछ गड़बड़ होती है तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। बिल्कुल, इसीलिए संतुलन जरूरी है। चलिए दोस्ती की बात करते हैं। अरस्तु ने आज से 2500 साल पहले दोस्ती को 3 हिस्सों में बांटा था, जो आज भी एकदम सटीक बैठता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। पहली है मतलब की दोस्ती, जैसे ऑफिस के सहकर्मी, फ्रेंडशिप्स ऑफ यूटिलिटी। हाँ। दूसरी है मजे की दोस्ती, जैसे वो दोस्त जिनके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं या मूवी देखने जाते हैं। सही। फ्रेंडशिप्स ऑफ प्लेजर। लेकिन तीसरी और सबसे गहरी दोस्ती है सद्गुण की दोस्ती, फ्रेंडशिप्स ऑफ वर्च्यू। ये वो रिश्ते हैं जहां आप एक दूसरे की भलाई चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। ये वो दोस्त हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारी असली खुशी और मानसिक स्वास्थ्य इन्हीं वर्चू फ्रेंडशिप्स पर निर्भर करता है। और काम का क्या? ज्यादातर लोगों के लिए तो काम सिर्फ पैसा कमाने और बिल भरने का जरिया है। उसे खुशी का स्तंभ कैसे बनाया जा सकता है? काम को सेवा के रूप में देखकर, जब आप अपने काम को सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ने के एक मौके की तरह देखते हैं, तो उससे गहरी संतुष्टि मिलती है। मदर टेरेसा ने कहा था, छोटे काम बड़े प्रेम से करो। आप चाहे एक सॉफ्टवेयर बना रहे हों या कॉफी बेच रहे हों, अगर आपका इरादा दूसरों की सेवा करना है तो आपका काम सार्थक बन जाता है। ये तो बिल्कुल ओपरा की कहानी जैसा है। जब तक वो सिर्फ रेटिंग्स के लिए शो कर रही थीं, वो संतुष्ट नहीं थीं। सही। जिस दिन उन्होंने अपने शो का इरादा लोगों की सेवा करना बना लिया, उन्हें न सिर्फ असली खुशी मिली, बल्कि उनका शो भी असाधारण रूप से सफल हुआ। बिल्कुल। और चौथा स्तंभ है आस्था। इसका मतलब किसी संगठित धर्म से जुड़ना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है किसी ऐसी चीज में विश्वास करना जो आपसे बड़ी हो। जैसे प्रकृति? हाँ, चाहे वो प्रकृति हो, ब्रह्मांड हो, फिलॉसफी हो या कोई उच्च शक्ति। जब आप ये महसूस करते हैं कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, तो आपकी अपनी चिंताएं और परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। ये जीवन को एक बड़ा नजरिया देता है। यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को, खासकर जो अपने करियर के मध्य में हैं, उन्हें बहुत दिलचस्प लगेगा। जीवन का दूसरा पड़ाव। जब हमारी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा पहले जैसी नहीं रहती, कई लोगों को लगता है कि 40 या 50 की उम्र के बाद उनका प्रोफेशनल पतन शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा डर है। ये एक बहुत ही वास्तविक और गहरा डर है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे 20s और 30s में हमारे पास एक खास तरह की इंटेलिजेंस होती है जिसे फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस? हाँ, ये नई समस्याओं को तेजी से सुलझाने, कड़ी मेहनत करने और नए नए आइडिया सोचने की क्षमता है। इसी के दम पर हम अपने करियर की शुरुआत में सफल होते हैं। लेकिन उम्र के साथ ये क्षमता स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। हम उतनी तेजी से नई चीजें नहीं सीख पाते, उतनी देर तक काम नहीं कर पाते, और यहीं पर कई सफल लोग संघर्ष करने लगते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि उनकी ताकत जा रही है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। क्या? जैसे जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होती है, एक दूसरी तरह की इंटेलिजेंस बढ़ती है, जिसे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस? हाँ, ये आपके जीवन भर के ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता का भंडार है। ये सिखाने, सलाह देने और चीजों को जोड़ने की क्षमता है। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी भूमिका बदलनी होगी। आपको एक इनोवेटर से एक इंस्ट्रक्टर बनना होगा। बिल्कुल। अपनी मेहनत करने की क्षमता पर गर्व करने के बजाय अपनी बुद्धिमत्ता को दूसरों के साथ साझा करने में उत्कृष्टता खोजनी होगी। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। हाँ, इसे रेज्यूमे वर्चू से यूलॉजी वर्चू की ओर बढ़ना भी कहा गया है। मतलब? रेज्यूमे वर्चू वो उपलब्धियां हैं जो आप अपने सीवी पर लिखते हैं, आपकी डिग्री, आपकी पोस्ट। लेकिन यूलॉजी वर्चू वो गुण हैं जिनके लिए लोग आपको आपकी मृत्यु के बाद याद रखेंगे। हाँ, कि आप कितने दयालु थे, कितने अच्छे शिक्षक थे, कितने अच्छे दोस्त थे। सही। उम्र के दूसरे पड़ाव में खुशी इसी बदलाव से आती है। जीवन के इस दूसरे पड़ाव के लिए प्रकृति से एक बहुत सुंदर रूपक लिया गया है, एस्पन के पेड़ों का। हाँ, और ये बहुत गहरा है। आपको पता है, एस्पन का पेड़ कभी अकेले नहीं उगता, वे हमेशा झुंड में होते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी जड़ें जमीन के नीचे आपस में जुड़ी होती हैं, एक दूसरे को पोषण और सहारा देती हैं। अच्छा। असल में पूरा जंगल ही एक पौधा होता है। इसी तरह जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी फ्लुएंट इंटेलिजेंस कम होती है। हमें भी अकेले खड़े रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें एक मजबूत सामाजिक जड़ प्रणाली की जरूरत होती है, दोस्त, परिवार और समुदाय जो हमें थामे रखें। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। ये एक आंतरिक यात्रा है, एक कौशल है जिसे हमें रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, ये अपनी भावनाओं के दर्शक बनने, अपनी चाहतों को प्रबंधित करने और अपने जीवन को उन 4 स्तंभों परिवार, दोस्ती, सेवा भाव से किए गए काम और आस्था पर मजबूती से बनाने के बारे में है। और सबसे जरूरी बात ये याद रखना कि खुशी एक मंजिल नहीं है, बल्कि खुश रहने की दिशा में रोज उठाया गया एक कदम है। और जाते जाते एक विचार, ओपरा की कहानी से हमने सीखा कि कैसे एक बड़ी असफलता या गहरा दुख
एक अवसर में बदल सकता है। तो एक पल के लिए सोचे कि आपके जीवन की कौन सी चुनौती या दर्द आपके लिए एक उपहार बन सकता है। कौन सा अनुभव है जिसे आप दूसरों की सेवा करने और एक गहरा उद्देश्य पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और आपको इस बातचीत में कुछ नया सीखने को मिला, तो हमारे साथ इस सफर पर बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भविष्य में ऐसी और भी गहरी चर्चाओं का हिस्सा बन सकें।